मोटापे को एक बीमारी की तरह देखना चाहिए। 200 से ज़्यादा बीमारियां हैं जिनका बेसिक रीज़न मोटापा है। 65 to 70% कंट्रीब्यूशन मोटापे का है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ के लिए ऑपरेशन करते हैं हम लोग कई बार जैसे डायबिटीज़ के लिए किसी पतले इंसान का ऑपरेशन करते हैं, बाहर से एकदम नॉर्मल है और जब अंदर जाते हैं तो फर्टिलिटी कितना असर पड़ता है इनफर्टिलिटी? बेसिकली द पर्सन इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर वेट गेन। एक बीमारी है जिसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनका वजन ज़्यादा है, उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों का वजन ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं बजाय पतले लोगों के। हमारे देश में एक नॉर्मल सी मान्यता है कि 5 से 10 किलो वजन ज़्यादा है तो कोई खास बात नहीं, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा वजन ज़्यादा है तो वो तो आपको खाते पीते घर की निशानी है। लेकिन ये जो थोड़ा सा वजन है ये ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करता, ये बहुत कुछ करता है। ये क्या करता है? ये आपके घुटनों को ख़राब कर सकता है, या आपको डायबिटीज़ दे सकता है, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है, यहाँ तक कि ये आपके कैंसर की भी वजह हो सकता है। तो आज का हमारा पॉडकास्ट इसी बारे में है कि ज़्यादा वजन होने से या फिर मोटापा होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कैसे हम उन्हें मोटापे को कम कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौन सी सर्जरी करानी चाहिए, सर्जरी कराने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम इस बारे में भी बात करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर रमन गोयल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी डॉक्टर गोयल मुंबई के वॉकहार्ट्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डायबिटीज़ एंड बेरेटिक सर्जन हैं। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है सर का। अब तक हज़ारों पेशेंट्स को वो ठीक कर चुके हैं, उनकी डायबिटीज़ को ठीक कर चुके हैं, उनके वजन को करेक्ट कर चुके हैं, और उनको कह सकते हैं कि डिजीज़ फ्री लाइफ दे चुके हैं। तो आज हम सर से यही जानेंगे कि ये जो मोटापा है ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है या फिर 5-10 किलो वजन तो चलता है एक्स्ट्रा? नहीं, बिल्कुल 5-10 किलो वज़न तो चलता है। आदमी को अच्छा रहना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। पर ये बात ज़रूर है कि मोटापा एक बीमारी है। 5-10 किलो वज़न, अगर आप हेल्दी हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो 5-10 किलो वज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। पर आपका वज़न ज़्यादा है और आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं तो ये 5-10 किलो वज़न भी बहुत प्रॉब्लम का सोर्स है जी। तो आई थिंक मोटापे को एक केवल वज़न से नहीं देखना चाहिए, मोटापे को एक बीमारी की तरह देखना चाहिए। राइट। और जिन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है उनमें मोटापा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। जी। तो कौन सी बीमारियां? अभी तो हम लोग बोलते हैं कि 200 से ज़्यादा बीमारियां हैं जिनका बेसिक रीज़न मोटापा है। 200 से ज़्यादा। अब तो इनको मदर ऑफ ऑल डिजीजेस बोलते हैं ओबेसिटी को, कि मोटापा सबकी जननी है, सब बीमारियों की। जी। 200 बीमारियों में 13 तरह के तो कैंसर भी हैं। राइट। डायबिटीज़ तो सभी लोग जानते हैं मोटापे से रिलेटेड है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है लेडीज़ में, पीरियड से रेगुलर होना, PCOD होना या इनफर्टिलिटी होना, वो एक बहुत बड़ा इशू है। मोटापे की वजह से फैटी लिवर होना, फैटी लिवर होता है वो बाद में सिरोसिस हो सकती है उससे। ऐसे आप गिनते जाइए, जैसे स्नोरिंग होना रात को, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होना, तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए मोटापा मेन कॉज है। और इसको ग्रेजुअली लोगों को एज अ हेल्थ इशू देखना चाहिए। ये खाते पीछे या चब्बी बच्चे को अच्छा लगता है। आई थिंक ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग तो अब इसको समझने लगे हैं और अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है अपने कंट्री में मोटापे के बारे में। अगर मैं डायबिटीज़ के बारे में जानना चाहूँ तो कितना इंटरलिंक्ड है मोटापा और डायबिटीज़? दोनों अपने आप में अलग बीमारियां हैं। ये बहुत कहना मुश्किल है कि मोटापे की वजह से डायबिटीज़ होती है, पर जिनका वज़न ज़्यादा है उनमें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है जी। तो हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 65 to 70% कंट्रीब्यूशन मोटापे का है डायबिटीज़ में। और ज़्यादातर लोग जिनको डायबिटीज़ है, ज़्यादातर लोगों का वज़न ज़्यादा है या उनमें फैट ज़्यादा है। जी। इंडिया में एक बड़ा पैराडॉक्स है कि एक बड़ी असमंजस जैसी स्थिति है कि आदमी देखने में नॉर्मल लगता है पर अगर हम उसका फैट परसेंटेज देखें तो उसमें फैट बहुत ज़्यादा है। हम लोग कई बार जैसे डायबिटीज़ के लिए किसी पतले इंसान का ऑपरेशन करते हैं, बाहर से एकदम नॉर्मल है
और जब अंदर जाते हैं तो अंदर चर्बी ही चर्बी दिखती है, फैटी फैट दिखता है। डायबिटीज के लिए ऑपरेशन करते हैं? बिल्कुल डायबिटीज के लिए ऑपरेशन करते हैं। इसमें तो थोड़ा मैं डिटेल में जानना चाहूँगी कि कैसे करते हैं, लेकिन पहले मैं हम चूंकि बीमारी की बात कर रहे थे कि कौन कौन सी बीमारी होती है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले बीमारियाँ होती हैं तो कैंसर की अगर हम सीधी बात करें तो कैंसर, कितनी तरह के कैंसर जो हैं ये हो सकते हैं? तो 13 तरह के कैंसर तो डेफिनेटली डायग्नोज्ड हैं जो मोटापे में होते हैं, और ये ज़्यादातर हार्मोनल कैंसर्स हैं। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर होना, एंडोमेट्रियल कैंसर होना, जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर होना, ईसोफेगस का कैंसर होना, कोलन का कैंसर होना, इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है लिवर का कैंसर होना। और इसका रीज़न भी एस्टेब्लिश्ड है कि ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और इसकी वजह से ये वाले कैंसर होते हैं। और ये भी एस्टेब्लिश्ड है कि अगर ये इंसान का वज़न कम हो जाता है तो कैंसर होने के चांसेस कितने कम हो जाते हैं। जी। और हार्ट की बीमारी तो बहुत पहले से कहा जाता है कि हार्ट की प्रॉब्लम तो हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन स्ट्रोक्स हैं, पैरालिसिस है। अच्छा, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस पे या फिर कैंसर पे इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, तो ब्रेन स्ट्रोक में भी इसका रोल है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। किस तरीके से? सो बेसिकली देखिए, ऐसा है कि ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ होती है, ओबेसिटी की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जो हम लोग हार्ट अटैक में जो बोलते हैं ना कि अंदर क्लॉट जम जाते हैं, तो वो होते हैं, और उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो जब ब्रेन की आर्टरी में अगर क्लॉट जमा हो जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है ना। तो ये सब कनेक्टेड हैं। जैसे किडनी फेलियर है, किडनी फेलियर क्यों होती है डायबिटीज़ में? क्योंकि जो किडनी की आर्टरीज हैं उसमें भी डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो दीज आर ऑल वेस्कुलर डिजीजेस, और वेस्कुलर डिजीज का जो ओरिजिन है वो ये है कि भाई कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल है। कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल होता है ओबेसिटी में, लिपिड सबको मालूम है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। इंडिया में एचडीएल बहुत कम है, लोगों को एक्सरसाइज नहीं करते, जो सेफ कोलेस्ट्रॉल है वो कम है, और इसकी वजह से ये सारे इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जी जी। अच्छा, एक तो कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सब जानते हैं कि वजन ज़्यादा होगा तो आपके घुटनों में प्रॉब्लम होगी, राइट? लेकिन कुछ चीज़ें आप हमें ऐसी बता रहे हैं जो इससे पहले कम ही चर्चा जिस पे होती है, जो आपने बताया कि ये बहुत सारे कैंसर हैं, ब्रेन स्ट्रोक पर चूँकि ज़्यादा बात नहीं वो आपने बताया, और इनफर्टिलिटी कितना असर पड़ता है इनफर्टिलिटी पे? मैं मेल्स फीमेल्स दोनों पे जानना चाहूँगी। अगर किसी को मोटापा है, ओवरवेट है, तो कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है जी। देखिए, कोई अब हमने जैसे देखा इंडिया में यंग चिल्ड्रन में, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है जी। टीनेजर्स में डायबिटीज़ हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। जब वज़न बढ़ता है तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है। जब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है तो ये जो यंग गर्ल्स हैं उनके पीरियड्स या तो डिले हो जाते हैं या होते ही नहीं है। जब ये नहीं हो रहे तो फर्टिलिटी कहाँ से होगी? और ये एक मेजर क्राइसिस हो रही है, क्योंकि चाहे एजुकेटेड गर्ल हो या अनएजुकेटेड गर्ल हो, अगर पीरियड्स नहीं हो रहे तो शादी के बाद फर्टिलिटी बिकम्स अ मेजर कंसर्न, एंड दे आर इन अ हेल्पलेस सिचुएशन। द फनीएस्ट पार्ट प्रियंका जी इज कि ओबेसिटी में द पर्सन इज हेल्पलेस, उसके फैमिली मेम्बर्स हेल्पलेस हैं, कि एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। आज से 30 साल पहले इंडिया में इतना ज़्यादा मोटापा नहीं था, इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ भी नहीं थी। Agree. तो ये सब क्यों हुआ? कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए था। अभी एवरीबडी कैन, मोस्ट ऑफ द पीपल कैन अफोर्ड फूड, अच्छी क्वालिटी का खाना खाने लगे। ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। अब ये लाइफ स्टाइल उस गर्ल की नहीं है जो फर्टिलिटी का, जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे। लाइफ स्टाइल उनके पेरेंट्स की भी है। अगर हम उस गर्ल का भी रेस्ट्रिक्ट कर दें तो उसके फादर को कैसे रोकेंगे? उन्हें भी वही आदत पड़ चुकी है, वो अब सेकेंड जनरेशन में आ गए 30 साल में। वो भी अब वही हफ्ते में एक बार इडली है, एक बार बड़ा, एक बार समोसा खाने वाली आदत में आ गए। तो अब वो बेचारी गर्ल को हम कैसे रोकें कि तुम अपना खाना चेंज कर दो, पर मदर फादर तो खाएंगे बाहर जाके। सो इट हैज़ बिकम अ मेजर क्राइसिस, और इट हैज़ टू बी टेकन एज अ सोसाइटल इशू। खाली एक पेशेंट को ये कहना कि भाई तुम सिर्फ हेल्दी खाया करो,
बाकी उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, सब लोग वही अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो ये चेंज होने वाला नहीं है। और ये एक बहुत मेजर क्राइसिस है जिसकी वजह से जो गर्ल्स सफ़र कर रही हैं PCOD से, इनफर्टिलिटी से, एंड बेसिकली द ब्लेम गोज टू दैट गर्ल कि भाई आप अपना वेट लूज नहीं कर पा रहे। वाइल इन ओबेसिटी द पर्सन इज नेवर रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर वेट गेन। एक बीमारी है जिसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, वो पर्सन रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये सोसाइटी को समझाना ये आपका काम है। कई बार तो ऐसा होता है घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों में से किसी एक का वेट ज़्यादा होता है, खाना सेम खा रहे हैं, लाइफस्टाइल भी हम मान लेते हैं मोर और लेस सिमिलर है, फिर ऐसा क्यों है कि एक बंदे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दूसरे का नहीं बढ़ता है? एब्सोल्युटली, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। ये हम लोग भी रोज़ सुनते हैं, जब पेशेंट आते हैं वो कहते हैं मैं तो 2 ही रोटी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड 4 रोटी खाते हैं, देखिए उनका तो वज़न नहीं बढ़ रहा है, मैं तो हवा पानी से ही वज़न बढ़ जाता है। ये अपने आप में स्टेटमेंट बोलता है कि एक बीमारी है। कोई आदमी 4 रसगुल्ले खाता है और कोई एक भी नहीं खाता, फिर भी इस जो नहीं खाता उसको डायबिटीज़ हो रही है। वहाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि डायबिटीज़ बीमारी है, पर मोटापे में ही एक्सेप्ट नहीं करते कि इसका वज़न इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसको बीमारी है। नहीं तो आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए कि बीमारी कैसे है। ओबेसिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ब्रेन के सेंटर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, उसका मेटाबॉलिज्म रेस्पॉन्सिबल है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा इफेक्टिव है। हम ये सोचते हैं कि जिनका वज़न ज़्यादा है वो गलत खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, ये रिवर्स है। पर ऐसे केसेस भी तो होते हैं वर्ल्ड वाइड, ऐसे केसेस होते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट दैट्स नॉट अ जनरलाइजेशन वर्ल्ड वाइड। पर हम ये मानते हैं कि भाई हम जिम जाते हैं तो सिर्फ पतले लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखते हैं, क्योंकि ये लोग जिनका वज़न ज़्यादा है वो बार बार एक्सरसाइज को जाते हैं, 3 महीने 6 महीने 1 साल करते हैं, फिर गिव अप कर देते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक नॉर्मल एक परसेप्शन है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका फास्ट होगा तो आपका वेट गेन नहीं होगा। आमतौर पे लोग यही मानते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म स्लो है, भाई मैंने तो 1 रोटी खाई तो मुझे तो वो भी लग जाती है, हवा भी लग जाती है। तो ये आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म फास्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप को वो वेट नहीं आएगा। फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि सही मेटाबॉलिज्म कोई कैसे मेंटेन कर सकता है, कोई आप टिप्स अगर हमारे साथ शेयर करें कि क्या करना चाहिए अच्छा मेटाबॉलिज्म के लिए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेटाबॉलिज्म में 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है। एक जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR उतनी कैलोरीज हैं जो हमें ज़िंदा रखने के लिए चाहिए। ये मान लीजिए करीब 1500 कैलोरी के आसपास होता है सबका ऑन एन एवरेज। किसी का 1700 होता है जो एक्सरसाइज करते हैं, जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते उनका 1300 होता है। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट हो गया। इसके अबाउट नेक्स्ट जो होता है डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस बोलते हैं हम, कि भाई जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में जो कैलोरीज खर्च होती है। और लास्ट और लीस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। तो ये 3 कंपोनेंट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट डिटरमिन करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें लाइफ लॉन्ग तो आपके मसल ज़्यादा हैं, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट 1700 या 200 2000 कैलोरीज होगा। आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते 1300 से 1500 कैलोरीज होगा। डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस तो करीब करीब सबकी सेम है। अगर आप 3-4 मील खाते हैं ऑलमोस्ट सेम खर्चा करते हैं। लास्ट रह गया फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का रोल केवल करीब 10% है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी को हम लोग बहुत एम्फेसिस देते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रखने के लिए, अपने लंग्स को एक्सरसाइज करने के लिए, हार्ट के लिए, अपने सारे बॉडी सिस्टम्स के लिए, बावल मूवमेंट के लिए कि हमें मोशन डेली होता है नहीं होता है। सो डाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? डाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओबेसिटी। जी, तो आप घी या फिर मक्खन के खिलाफ हैं, ऐसा कैसे? मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ के लिए खिलाफ नहीं हूँ जी। मैं तो जैसा आपने बोला मथुरा से हूँ तो मुझे बहुत पसंद है सब चीज़ें खाना भी, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज़ टू बी इन मॉडरेशन। चाहे घी हो चाहे बटर हो, इसमें फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं। और एक कॉमन नॉलेज है कि सैचुरेटेड फैट्स आर नॉट वेरी सेफ फॉर आवर हार्ट एंड फॉर आवर ब्रेन, वॉट एवर वेसल्स। तो अगर आपको घी लेना है तो दिन भर में 5 ग्राम लीजिए, 1 चम्मच घी लीजिए,
घी या बटर। फिर टोटल फैट्स दिन में जो है करीब 20 से 25 ग्राम आप करीब 20 ml ऑयल या घी ले सकते हैं। पर इतना कोई फॉलो नहीं करता। ये हम डिस्कस करते हैं, जानते भी हैं लोग, पर बोलते हैं अरे इससे क्या होगा हमारा, कि वी ऑल नो क्या अनहेल्दी है, किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, पर चेंज करने को तैयार नहीं है। जी। वो एक लास्ट माइल जो डिसीज़न है कि हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, वो कॉल लेने को तैयार नहीं है। आप मोटापे की बात कर रहे थे, और मोटापे पे आपने, अगर हम आपसे जानना चाहें कि एक्चुअली मोटापे को हम 2 या 3 कैटेगरीज में बांट लेते हैं, यहाँ तक परमिशेबल है, यहाँ आप मैनेज कर सकते हैं अपने से, अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, और यहाँ आपको लगता है कि अब हमें दवा की या फिर सर्जरी की जरूरत है। तो बेसिकली देखिए ऐसा है कि मोटापा एक बहुत, जिन लोगों में मोटापा है जी। वो बहुत ग्रेजुअली बढ़ता है। हम ये मानते हैं कि जिन लोगों को ओबेसिटी की टेंडेंसी है वो करीब 2 किलो साल में बढ़ता है। ओके। 2 किलो साल का मतलब है 6 महीने में 1 किलो, 3 महीने में आधा किलो। ज़्यादा नहीं हुआ? तो आप ना हर महीने अगर वजन कर रहे हैं तो 100 ग्राम 200 ग्राम इधर उधर बढ़ती है मशीन, तो आप उसे कुछ कंसीडर भी नहीं करते। राइट। इसलिए ज़्यादातर लोग इग्नोरेंट रहते हैं। फिर जब 10 साल बाद बोलते हैं कि अरे हमारा वज़न तो बहुत बढ़ गया, सडनली बढ़ गया। सडनली नहीं बढ़ रहा, ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अब मोटापा 5-10 किलो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डाइट और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए ना सर्जरी चाहिए ना दवाइयाँ चाहिए, क्योंकि वो आप डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं और शायद मेंटेन भी कर सकते हैं। जी। फैक्ट ये है कि 90% लोग अपना वज़न मेंटेन नहीं कर पाते वज़न कम करने के बाद। साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड है कि 92% लोगों का वज़न विद इन 3 साल वापस आ जाता है, जो ओवरवेट है। लाइफस्टाइल सेम रहती है, ये रीज़न है, या फिर हार्मोनल कुछ? ये लोग तो वो हैं जिनका वज़न 5-10 किलो ज़्यादा है, पर बॉडी में एक सेट पॉइंट हम बोलते हैं कि आपके वज़न का एक सेट पॉइंट है, वहाँ पे वो वापस आता है। वापस आ जाता है। आपने डाइट करी, 6 महीने डाइट की, 8 महीने डाइट की, फिर एक वैकेशन ली, वो वापस वहीं का वहीं पहुंच गया। तो एक सेट पॉइंट को एक हम मान के चलते हैं। अब जो लोग 10-12 किलो से ज़्यादा हैं, 10 से 20 किलो इनका वज़न ज़्यादा है, वो लोगों के लिए अब नई मेडिसिन आ गई हैं। सब लोग नाम सुनते हैं। दोज मेडिसिन आर वेरी गुड, दे विल वर्क वेरी वेल फॉर देम। सो वो एक सेकेंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी वो है जिनका वज़न 20 किलो से ज़्यादा है। उनके लिए ना ये मेडिसिन ज़्यादा वर्क करती है ना डाइट ज़्यादा वर्क करती है। देयर वी हैव अदर ऑप्शन, जैसे कि सर्जरी है, बेरियाट्रिक सर्जरी है, या जिनको डायबिटीज़ है और वज़न इतना ज़्यादा नहीं है उनमें भी सर्जरी कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट सेट ऑफ पेशेंट्स हैं, ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते। तो हम तीनों पे बारी बारी से बात करें। सबसे पहले तो हम जानेंगे वो लोग जो 5-10 किलो एक्स्ट्रा हैं और आसानी से अपनी डाइट से, अपने रूटीन में थोड़ा बहुत चेंज करके उस वेट को घटा सकते हैं। अब उनके लिए डाइट में आपका एडवाइस क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, बॉडी जो है प्रोटीन पूरी तरह नहीं बनाती, ठीक है। सो वी शुड हैव एडिक्वेट प्रोटीन इन अवर डाइट, ये सब लोग अब जानते हैं। जी। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो करीब 80 ग्राम प्रोटीन रोज लेना है, ठीक है। फैट्स रेस्ट्रिक्ट करने हैं और शुगर रेस्ट्रिक्ट करनी है, बस इतनी सी बात है। वेट लॉस के लिए 2 चीज़ रेस्ट्रिक्ट करनी है, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके नॉन वेज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके राइस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चपाती पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब्जी पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रूट्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है ओबेसिटी की डाइट में? सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम है, फैट्स, ऑयल, घी, बटर, चीज़ एंड शुगर एंड स्वीट्स। ऑब्वियसली अगर आप अल्कोहलिक हैं तो वो एक अलग ही एरिया है, पर ये 2 चीज़ें अगर आदमी कंट्रोल करता है तो किस तरह खाना बनता है घर में उस पर डिपेंड करता है कि आपका वज़न वो 5-10 किलो कैसे कम करें। पर ये जो अभी आपने बोला कि इसमें चावल पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रोटी पे भी नहीं है, फिर अगेन हम आ जाएंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे। जो हम डायबिटीज़ वालों की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ओबेसिटी की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं वही। जब हम डायबिटीज़ की बात करेंगे तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे। राइट। लेकिन अभी हम लोग को 5-10 किलो में जब वेट घटाते हैं तो उसमें भी होता है ना कि आप कुछ ऐसा खाना खाएं कि आपकी शुगर ग्रेजुअली धीरे धीरे रिलीज हो, तो बेटर रहेगा, फीलिंग ज़्यादा टाइम आपको रहेगी ये वाला। तो इसलिए मैंने पूछा था कि तब उनके लिए भी कुछ चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तो हमें कम खाने से पेट भर जाता है, हाँ। और ज़्यादा टाइम पेट भरा रहता है। जी।
तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं चिकन खाता हूँ और अभी चिकन खाता हूँ तो 4 घंटे तक दोबारा भूख नहीं लगती, और अभी चिकन की जगह मैं 4 गुलाब जामुन खाता हूँ तो 1 घंटे बाद ही मुझे भूख लग जाती है। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, बट इट्स अ वेरी रेलेवेंट एग्जाम्पल। चलिए, तो हमने पहली कैटेगरी की बात की, अब आते हैं हम सेकंड कैटेगरी पे, जहाँ पे कि आपको कुछ मेडिसिन से आप थोड़ा सा वेट और ज़्यादा है और कुछ दवाइयों से आप यूज़ कर सकते हैं या फिर लाइफस्टाइल में चेंज। ऐसे लोगों, क्योंकि दवाइयों को अगेन बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि बहुत सारे नाम अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, एटलीस्ट ब्रांड नेम नहीं लेंगे हम, कुछ जेनरिक नेम आप बता सकते हैं कि कौन से हैं अवेलेबल आजकल मेडिसिन और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि 5-10 साल के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले ट्रेंड में नहीं था, पिछले कुछ साल में ही आए हैं, तो अब उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं, तो इज इट सो? तो कोई भी मेडिसिन जो है उसके बेनिफिट्स भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जी, पर इतने मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जितने सोशल मीडिया पे हाईलाइट किए जा रहे हैं। ओके, ठीक है, ये मेडिसिन्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी पेशेंट्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। अच्छा वेट लॉस है, सबसे करीब 10 से 15% वेट लॉस हो सकता है। तो अगर किसी का वज़न 80 किलो है, वो 8 से 10 किलो वज़न कम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर 100 किलो है तो 10 से 15 किलो वज़न कम कर सकते हैं। दे आर सेफ, एफडीए अप्रूव्ड हैं जो मेडिसिन की आप बात कर रही हैं, सेमाग्लूटाइड या टर्जेपेटाइड, एंड दे आर अ गुड एडिशन। क्योंकि ओबेसिटी में एक तरफ डाइट एक्सरसाइज थी, एक तरफ बेरिएट्रिक सर्जरी थी, बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। ज़्यादातर लोग वो हैं जिनका वज़न 10-20 किलो ज़्यादा है, उनके लिए हमारे पास कोई भी तरीका नहीं था इलाज करने का। जी, अब उनके लिए मेडिसिन अवेलेबल है, इट्स अ गुड एडिशन, और उनके लिए सेफ भी है। तो ये परमानेंट होता है, ये लाइफ लॉन्ग लेना है, लाइफ लॉन्ग? क्योंकि बीमारी लाइफ लॉन्ग है ना। ओके, देखिए, हम इसे लाइफ स्टाइल बीमारी बोलते हैं, पर ओबेसिटी इज लाइफ लॉन्ग बीमारी, लाइफ स्टाइल लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। तो जैसे डायबिटीज़ के लिए लाइफ लॉन्ग इलाज लेना पड़ता है, ब्लड प्रेशर के लिए लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, ऐसे ओबेसिटी के लिए भी लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। ओके। अब आ जाते हैं हम तीसरी कैटेगरी में, जहाँ पे कि एक्सरसाइज, डाइट और मेडिसिन तीनों काम नहीं करती हैं, तो फिर आई थिंक सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। थोड़ा कैटेगरी जिनका वजन जी, आप मान के चलिए करीब 20 किलो ज़्यादा है अच्छा, अपने नॉर्मल वेट से। नॉर्मल वेट से, तो अगर मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है और मेरा वज़न 97 किलो से ज़्यादा है, तो मैं डायरेक्टली सर्जरी के लिए कैंडिडेट हूँ। क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ, डाइट, एक्सरसाइज या मेडिसिन, वेट 100% वापस आने ही वाला है। तो ऐसा ट्रीटमेंट जिसके फेलियर पॉसिबिलिटीज़ 98%, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है मेरी राय में। जी, सर्जरी इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर देम। ओके। 20 किलो आप कन्विंस नहीं है? मैं बिल्कुल थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी, क्योंकि 20 किलो वेट हम लोग जैसे सपोज 100 किलो से तो ऊपर ही अमूमन जो मैंने केसेस सुने हैं, ऑफ कोर्स, तो उनमें होता है कि जो बहुत ज़्यादा मोटापा होता है जिसको कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है, 30 ऐसा नॉर्मली नहीं उस तरह के लोग ऐसा सर्जरी नहीं कराते है, हैं। गलत फहमी है आपको। जी, हमने लाइटेस्ट पेशेंट किया है 67 kg पे बेरिएट्रिक सर्जरी। 67 पे? जी, क्यों? ये एक बॉडी मास इंडेक्स की बात है, BMI की। इस गर्ल की जिसकी 67 की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी हाइट थी 136 सेंटीमीटर ओके, और उसका BMI 40 के ऊपर था। ठीक तो है, comparative तो ये जो एक कंसेप्ट है लोगों में कि ये जो 100 से ऊपर हैं, जो बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंडियन पॉपुलेशन में लोग हैं जो 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच के हैं, 5 फीट 2 इंच के हैं। अगर उनका वज़न 75 किलो है, दे आर डायरेक्टली अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी। उनको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना दवाइयों के लिए, ना सर्जरी, डाइट, एक्सरसाइज के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं भी जाइए एयरपोर्ट पे, यू विल फाइंड सीनियर पीपल, मिडिल एज पीपल वॉकिंग विद अ लिम्प, थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं क्योंकि उनके जॉइंट्स में पेन है, एंड दे आर लाइक 70-80 kgs। वो सारी प्रॉब्लम उनके मोटापे की है, जिसकी वजह से जोड़ खराब हो रहे हैं उनके 45 साल की एज पे, 48 साल की एज पे। और ये आपको लग नहीं रहा कि वो बहुत भारी हैं, पर उनके वो जॉइंट्स बच जाते अगर वो सर्जरी आज से 10 साल पहले करा लेते, बैरिएट्रिक सर्जरी। जी।
अच्छा, ये इज दिस द सेम सर्जरी? बिकॉज आपने जब हमने बातचीत शुरू की थी तो आपने कहा था डायबिटीज़ के लिए सर्जरी, तो बेरेटिक सर्जरी की ही हम बात कर रहे थे, डायबिटीज़ के लिए सर्जरी? डायबिटीज़ के लिए अलग से बात करेंगे, ओबेसिटी की कर लीजिए। नहीं, मुझे थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स हमारे कंफ्यूज हाँ। नहीं हो, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए सर्जरी कभी नहीं सुना, मोटापे की सर्जरी लोग जानते हैं। ऐसा है कि जो मोटापे की सर्जरी है, बेरेट्रिक सर्जरी है, ये 1966 से हो रही है जी। तो कितने साल हो गए अभी? ऑलमोस्ट अबाउट 56 ईयर्स, 54 ईयर्स। 1995 में ये रियलाइज़ किया बेरेट्रिक सर्जन्स ने, हम लोगों ने, कि वज़न तो कम होता है 1 साल में सर्जरी के बाद, पर शुगर कंट्रोल हो जाती है 1 हफ्ते में। तो इस सर्जरी का एक ऑफ शूट निकला कि हम डायबिटीज़ को ट्रीट कर रहे हैं पहले बजाय ओबेसिटी के। और उस बात पे फिर रिसर्च हुई और 2004 में ये पब्लिश हुआ कि हम डायबिटीज़ को डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हैं। सर्जरी वही है जो आप पूछ रही हैं, सर्जरी अलग नहीं है, पर अब सर्जरी से डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं इमीडिएटली। जी। आज सर्जरी करी, ज़्यादातर पेशेंट्स की इंसुलिन 1 हफ्ते में बंद हो जाती है और दवाइयाँ 2 से 3 महीने में बंद हो जाती हैं ज़्यादातर पेशेंट्स की। ग्रेट। और उनकी शुगर 80% पेशेंट्स की नॉर्मल हो जाती है और कई साल तक नॉर्मल रहती है। तो डायबिटीज़ के लिए आज की तारीख में भी ये सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, इंसुलिन के बाद भी, और सारी जो ओरल टैबलेट्स हैं उनसे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो अगेन ये तो फिर डाइट की बात हो गई, डिटेल में तो हम और आगे बात करेंगे। बेरेटिक सर्जरी का मतलब ये है कि आपने क्वांटिटी आपके खाने की कम होती है, डिटेल में जानना चाहूँगी, लेकिन फिर अगेन वहीं पर आएंगे घूम फिर करके, क्या जब डाइट इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या डाइट हम खुद से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी लोग आके बोलते हैं कि भाई ये हमारी मदर हैं, 67 ईयर ओल्ड हैं, चलना मुश्किल है, अब ये बाहर नहीं जा पाती हैं क्योंकि इनको चलने में दर्द होता है और अभी तो इनकी उम्र बहुत हो गई, तो क्या सर्जरी हम ज़रूरी कराना ज़रूरी है क्या? और जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो देखते हैं कि ये तो एकदम आइडियल कैंडिडेट हैं फॉर सर्जरी। तो मैं कहता हूँ, आप नहीं चाहते कि अपनी मदर को 80 साल बाद भी आपके साथ रहें, 85 साल में भी रहें? तो मैंने कहा ये इनकी एज है, क्योंकि जनरली हम सर्जरी 70 साल तक करते हैं, ऐसा नहीं, ज़्यादा लोगों ज़्यादा एज पे भी की है, बट ऑन एन एवरेज। तो अब जो 67 ईयर की जिसकी एज हो गई, अब अगर सर्जरी नहीं कराई तो फिर कभी नहीं होगी है जी। और इसके लिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये एक बहुत ही पर्सनल और एक रिलेशनशिप इशू है कि एवरीबडी वांट्स कि उनके पेरेंट्स उनके साथ ज़्यादा दिन जिंदा रहें। उससे ज़्यादा मैं इस सर्जरी को ओल्ड एज का इंश्योरेंस बोलता हूँ कि ये ओल्ड एज में अपने आप उठ के टॉयलेट जा सकें, ओल्ड एज में अपने आप उठ के मार्केट से जाके कुछ शॉपिंग कर सकें। ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, ये हार्ट अटैक से ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हैं। मैं आज डॉक्टर हूँ और अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते तो क्या मैं अपना हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी छोड़ के उनको मार्केट ले जाता शॉपिंग के लिए, या उनको बेडरूम से टॉयलेट तक ले जाता? अपने पेरेंट्स को इंडिपेंडेंट करना भी इस सर्जरी का एक इंडिकेशन है जी। और ये लोगों को समझना है कि हेल्थ इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ये सर्जरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जी। आज सर्जरी कराई, आज से 20 साल बाद भी आपकी शुगर कंट्रोल में है, आज से 20 साल बाद भी वज़न दोबारा नहीं बढ़ रहा है, जो नी खराब हो गया था जिसमें दर्द हो रहा था, हो सकता है उसमें 20 साल तक नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी 56% कम हो जाती है इस सर्जरी के बाद। जिसको एक हार्ट अटैक हुआ है उसको दूसरे हार्ट अटैक की रिस्क 56% कम हो जाती है। ये कोई भी स्टैटिन से या एस्पिरिन से ज़्यादा प्रिवेंटिव है सर्जरी दूसरा हार्ट अटैक रोकने के लिए। पर अगर ये इंसान सुनने को तैयार है और एक्सेप्ट करने को तैयार है,
then this definitely works. लेकिन अभी जो आपने बताया कि लोग जो जानना चाहते हैं वो 3-4 चीज़ें वो हम भी ज़रूर जानना चाहेंगे, पर सबसे पहले तो यही बताइए आप कि अगर ये जो होती है ये सर्जरी एक्चुअली होती कैसे है, कैसे करते हैं? आपने 2 नाम लिए, दोनों नाम हम चाहते हैं कि जो लोग लेमैन है, जो बिल्कुल नहीं जानते लेकिन कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं डिटेल में इस बारे में, तो उनको आप समझाइए कि क्या तो होता है। बेरेट्रिक सर्जरी बेसिकली दूरबीन से होती है, जैसे गॉल ब्लैडर अपेंडिक्स की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, दूरबीन से होती है। छोटे छोटे 3-4 कट होते हैं, की होल, आजकल तो स्टिच भी नहीं लगते वहाँ पे, और ये सर्जरी में 40 मिनट से 1 घंटा लगता है। बस 2 तरह की सर्जरी है। जी। एक सर्जरी जिसमें खाली हम स्टमक पे सर्जरी करते हैं, उसकी साइज़ छोटा करते हैं, उसको हम स्लीव बोलते हैं। एक साथ में इंटेस्टीन पे भी ऑपरेशन करते हैं, स्टमक को छोटा करते हैं और इंटेस्टीन को उससे जोड़ देते हैं, उसको बाईपास बोलते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि खाने की क्वांटिटी दोनों में कम हो जाती है, ओके। ठीक है, और हार्मोनल चेंजेस दोनों में होते हैं। क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। पर जिन लोगों को एसिडिटी है या जिन लोगों को डायबिटीज़ ज़्यादा टाइम से है, उनमें हम प्रेफर करते हैं बाईपास, बाकी सब में स्लीव करते हैं। क्यों? उनमें क्यों प्रेफर करते हैं? क्या डिफरेंस है? तो ऐसे देखा गया है कि स्लीव के बाद कुछ लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है, जिनको पहले से एसिडिटी है, उसमें मैं स्लीव नहीं करना चाहता, मैं बाईपास करता हूँ, उनको एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ऐसा जिन लोगों को डायबिटीज़ 15-20 साल से है या जो ज़्यादा टाइम से इंसुलिन ले रहे हैं, उनके लिए बाईपास डेफिनेटली बेटर है। क्योंकि ये सर्जरी कैसे वर्क करती है, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। जी। सर्जरी 2 तरह से वर्क करती है। एक तो ये है कि कम खाने से पेट भर जाता है, अच्छा, ठीक है, क्यों? साइज छोटा हो गया इसलिए? साइज छोटा हो गया। हम उतना ही खाना खाते हैं जितना हमारा स्टमक का साइज है। आज आप कितना रोटी खाती हैं एक टाइम में? मैक्सिमम 2 रोटी। कभी 20 या 200 रोटी खाने की कोशिश की? थॉट में भी नहीं क्योंकि है। स्टमक की कैपेसिटी उतनी है। अब एक छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा एक टाइम में 1/4 रोटी खाता है, उसका भी पेट उतना ही भर जाता है जितना आपका 2 रोटी से भरता है। तो ये सर्जरी सेटाइटी से वर्क करती है, सेटिस्फैक्शन से वर्क करती है, ये खाने को रेस्ट्रिक्ट करने से वर्क नहीं करती। बच्चे को आप खाना रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चा पेट भर के खा रहा है। सर्जरी के बाद हमारे सारे पेशेंट पेट भर के खाना खाते हैं, हाँ, तो पेट छोटा हो गया वो तो कभी शिकायत नहीं करते। पर पब्लिक में, ले पर्सन में ये कंसेप्ट है कि हमने उनका खाना खाना बंद कर दिया। खाना खाना बंद नहीं कर दिया, हमने उनको अलाउ कर दिया आप हमेशा पेट भर के खाइए। अच्छा, तो वही पेट भर जाता है कम खाने से। हाँ, तो इसमें 2 सवाल लोगों के मन में अक्सर आते हैं। एक तो पहले वही जो है कि आपका ने कम खाना शुरू कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ब्रेन आपसे ज़्यादा डिमांड करता हो कि भाई मैं तो पहले 2-3 रोटी खाता था सपोज, या 4-5 भी, और मुझे अब 1 या 2 में मेरा काम हो जा रहा है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इससे न्यूट्रिशन जो है, क्योंकि आमतौर पर हमारे जो लोगों का मानना यही है कि आप भर पेट खाना खाओगे तो ही न्यूट्रिशन मिलेगा, तो न्यूट्रिशन पूरा मिल जाता है? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही है, ज़्यादातर पेशेंट यही पूछते हैं। देखिए, माइंड को कंट्रोल करना इज़ नॉट ईजी। हमारी क्रेविंग्स जो हैं, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद हंगर। मैंने पेट भर के खाना खा लिया, अभी आप मेरे सामने 2 गुलाब जामुन ले आइए, फिर भी खा लूँगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट बिकॉज आई एम हंग्री, दिस इज़ जस्ट अ मेंटल थिंग जो आपने बोला। ये 1 महीने में पेशेंट को समझ में आ जाता है। पहले महीने में अमूमन वो हर पेशेंट करीब 10% वेट लूज़ करता है सर्जरी के बाद। तो अगर किसी का वज़न 100 किलो है तो करीब 10 से 12 किलो वज़न 1 महीने में कम हो जाता है। सडनली पेशेंट को रियलाइज़ हो जाता है कि मैं भूखा भी नहीं रह रहा, मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा जिम में, फिर भी मेरा वज़न 10-12 किलो कम हो गया, जो एक्सरसाइज से 1 साल लगता करने में। तो पेशेंट को लगता है कि मैं पहली बार लाइफ में आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई वेट, बिना स्टार्व करे, बिना डाइट रेगुलेट करे मेरा वज़न कम हो रहा है। एंड दैट ओवरटेक्स योर क्रेविंग्स। जो माइंड की बात आप कर रही हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। पहले महीने में इट्स अ स्ट्रगल, आई कंप्लीटली एग्री। हर पेशेंट को स्ट्रगल होता है, बिकॉज माइंड इज ट्यून्ड। जैसे आपने कहा 2 रोटी, अभी मैं आपको आधी रोटी दूँ खाने के लिए, तो आप कहेंगे भाई ये कोई खाना थोड़ी है, मेरे लिए क्या, मेरा इससे क्या होगा। पर सर्जरी के बाद ऐसा नहीं होता। सर्जरी के बाद विदिन 1 मंथ पेशेंट रियलाइज कि मैं चाहूँ तो मैं अपने आइडियल वेट पे पहुँच सकता हूँ। न्यूट्रिशन एक चैलेंज है, क्योंकि मैंने आपको बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि कम खाने से पेट बढ़ जाता है, पर आप तो बच्चे नहीं हैं, हमारे पेशेंट तो बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं।
तो न्यूट्रिशन डेफिनेटली कम खाने से नहीं मिल सकता, इसलिए उनको कुछ सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं। ये सप्लीमेंट सिर्फ इसलिए है कि भाई आप खाना कम खा रहे हैं, जो चीज़ नहीं मिल रही उसको हम सप्लीमेंट की तरह दे रहे हैं जी। उसका नाम ही सप्लीमेंट इसलिए है। तो ये वो अगर हम देते हैं लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। तो जो प्रोटीन वाले सप्लीमेंट हैं वो तो जनरली 3 से 6 महीने में बंद हो जाते हैं। विटामिन लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं। विटामिन तो बिना सर्जरी के भी हम लोगों को लाइफ लॉन्ग लेने चाहिए। तो आजकल इसके साथ कोई और मेडिसिन भी या सिर्फ विटामिन और नहीं, केवल विटामिन, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी अपने आप में स्टैंड अलोन बहुत इफ़ेक्टिव है। ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड है ओबेसिटी का। जो मेडिसिन की या डाइट की बात करते हैं वो सर्जरी से कंपेयर करते हैं। हम अगर सर्जरी में 35% वेट लॉस होता है तो हम 20% वेट लॉस कर सकते हैं, हम 15% वेट लॉस कर सकते हैं। सर्जरी इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। सर, सर्जरी से जुड़े कुछ और सवाल मेरे मन में, लेकिन इससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है रिस्क, जो अक्सर जिस वजह से लोग इस सर्जरी से बचते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई एक तो जैसे हमने बातचीत की कि मेरा स्टमक का साइज़ कम हो जाएगा, लेकिन दूसरा लगता है कि अगर व्हाट इफ़ सर्जरी फेल हो गई, व्हाट इफ़ अगर कुछ और हो गया सर्जरी के अंदर। कई लोग तो ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी जान चली जाए, ऐसे केसेस होते हैं क्या? सब कुछ हो सकता है। ऐसा अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि ये सर्जरी में गारंटी है तो वो तो गलत ही बोल रहा है। आई थिंक किसी सर्जरी में नहीं है गारंटी। ठीक है। सो सर्जरी इज़ वेरी सेफ बिकॉज ये प्लान्ड सर्जरी है। क्या सर्जरी में कुछ गलत हो सकता है? सर्जरी में जनरली कुछ गलत नहीं होता। रिस्क पेशेंट में हम उन लोगों में ऑपरेशन कर रहे हैं जिनका वजन समझिए 150 किलो है या किसी की डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, उनमें ऑपरेशन कर रहे हैं। ये तो उनका रीज़न है ऑपरेशन कराने के लिए। तो ये हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, पर क्योंकि ये प्लान्ड सर्जरी है वी प्रिपेयर देम वेल इन एडवांस। रिस्क ज़्यादा है उन लोगों में जो सर्जरी नहीं करा रहे हैं। पर फिर भी जैसे चूंकि किसी भी सर्जरी में पॉसिबिलिटी तो होती ही है, चाहे इवन दांत भी अगर आप निकलवाने जाते हैं तो उसमें भी एक चांस होता है। कुछ केसेस भी इस तरह के कभी कभी आए मीडिया वगैरह, तो क्या रीज़न रहता है वहाँ पर? इन्फेक्शन रीज़न रहता है? 1-2 बार जो भी कभी केस इन्फेक्शन जनरली नहीं होता जी। इन्फेक्शन नहीं होता जनरली। इट्स आइदर अ सर्जिकल कॉज और एनेस्थीसिया कॉज। जैसे मैंने बोला, जो लोग ऑलरेडी हाई रिस्क हैं, जिनके लंग्स कॉम्प्रोमाइज हैं, चलने में सांस फूल जाती है, ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे कंसल्टिंग रूम में बाहर से 10 कदम अंदर चल के आते हैं, सांस फूल जाती है। दे आर हाई रिस्क केसेस फॉर हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक। उनको तैयार करना, ऑप्टिमाइज करने में कई बार 3-3 महीने लग जाते हैं ऑपरेशन के पहले। वो दे आर डिफरेंट क्लास ऑफ पेशेंट। वो केवल 1 या 2% हैं। 98% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट ज़्यादा है, 100 किलो, 150 किलो, और कोई बहुत बड़े मेजर रिस्क फैक्टर्स नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कौन ऐसा पेशेंट रहा होगा जो कि आपको तो सबसे टफ आपके करियर का रहा हो? टफेस्ट पेशेंट ऐसा बहुत मुश्किल है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, कई बार एक रेगुलर सर्जरी चल रही है और बीच में कोई ऐसा डिफ़िकल्ट एरिया आ गया कि उसको कंट्रोल करना या उसे कंटिन्यू करना मुश्किल है, और करना तो पड़ता ही है क्योंकि पेशेंट तो अंडर एनेस्थीसिया है। और जब कर लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं इंस्ट्रूमेंट रख के अपने लिए ताली बजाता हूँ। ग्रेट। ठीक है। तो यू नीड टू रियलाइज दैट फॉर अस एवरी पेशेंट इज़ इम्पॉर्टेंट और एवरी स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट। और जब बाहर आके कई बार अगर कोई हमारा असिस्टेंट या नर्स आके बोलते हैं सर बहुत अच्छा हुआ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टफेस्ट केस इन लाइफ। क्योंकि ये टफ सिचुएशंस किसी भी टाइम आ सकती हैं। कई बार 67 kg के पेशेंट में भी आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि 300 किलो के पेशेंट में ही आए। दिस कैन हैपन एनी टाइम, बट वी आर ट्रेन्ड, दिस इज़ अवर जॉब, वी आर ट्रेन्ड टू मैनेज दैट। और गॉड विलिंग सब हमेशा हो ही जाता है। ओके। और ये अगर हम सर्जरी, ये मैं आपसे जानना चाहती थी कितना टाइम लगता है? टाइम तो आपने बताया ड्यूरेशन, लेकिन अगर हॉस्पिटल स्टे की बात करें तो टोटल कितने दिन लगते हैं? तो देखिए सर्जरी बहुत चेंज हो गई है। जी। जब मैंने सर्जरी शुरू की थी 2000 में, तो सर्जरी के बाद पेशेंट 2 दिन आईसीयू में रहता था, 10 दिन बाद डिस्चार्ज होता था। अभी कोई पेशेंट आईसीयू नहीं जाता, वेरी रेयरली कोई जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गो होम विद इन 24 to 48 आवर्स। 1 रात या 2 रात अस्पताल में रहते हैं और चले जाते हैं। सुबह ऑपरेशन किया,
शाम को चल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और तीसरे दिन तो हम बोलते हैं आप कार चला के खुद घर जा सकते हैं। जो लोग एग्जीक्यूटिव टाइप लोग हैं वो ऑपरेशन के बाद चौथे या पाँचवें दिन ऑफिस जाना शुरू कर देते हैं। जो हैवी वर्क करते हैं वो हफ्ते से 2 हफ्ते बाद ज्वाइन करते हैं। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ऑपरेशन के बाद? डाइटिशियन का भी रोल आई थिंक आता होगा, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइटिशियन इज़ पार्ट ऑफ अ टीम। तो हमेशा जो बेरियाट्रिक प्रोग्राम्स हैं मल्टी डिसिप्लिनरी हैं, उसमें डाइटिशियन है, फिजिशियन है, बिकॉज डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट अदरवाइज ऑल्सो। और डाइटिशियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू मेक श्योर कि न्यूट्रिशन बराबर मिले। डाइटिशियन का रोल डाइट देना नहीं है, डाइटिशियन का रोल है सर्जरी के बाद न्यूट्रिशन देना। आप इतना कम खाना खा रहे हैं, उसमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो डिफरेंस क्या है देखिए, अगर सर्जरी नहीं करी तो हम कैलोरी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, डाइट में कैलोरी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सर्जरी के बाद हम न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहे। सो देयर इज़ द रोल ऑफ डाइटिशियन कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन दे। तो आई थिंक आवर डाइटिशियन और आवर न्यूट्रिशनिस्ट इज फिनोमिनली इम्पॉर्टेंट। तो और किस चीज़ का ध्यान रखना होगा? आपने विटामिन बता दिया, विटामिन का देना है, डाइटिशियन का देना है। एक्सरसाइज का बिल्कुल भी रोल नहीं है वेट लॉस के लिए, पर अगर एक्सरसाइज कर रहा है पेशेंट तो बॉडी टोन अप हो जाती है, शेप में आ जाती है, और लॉन्ग टर्म में वेट मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। जी। ऐसे कुछ केस भी हुए हैं कभी आपने जो देखे हों, या फिर और किसी का आप जानते हो जहाँ पे कि वेट वापस आ गया हो सर्जरी के बाद भी? क्यों नहीं? उसके रीज़न क्या होगा फिर? जनरली 3 रीजंस होते हैं। जो लोग रोज़ अल्कोहल पीते हैं, जो हर खाने के बाद गुलाब जामुन खाते हैं, मतलब मीठा खाते हैं, या डेली फ्राइड आइटम खाना चाहते हैं। ये 3 चीज़ का अगर आदमी ध्यान रख रहा है, वेट कभी वापस नहीं आता। हम अपना डेटा पब्लिश कर चुके हैं अपना भी, कि 10 साल बाद भी 80-85% पेशेंट्स अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं। जो ये 15-20% वेट गेन करते हैं 10 साल में, ये वो लोग हैं जो ये 3 कैटेगरी में से एक हैं। तो फिर इन लोगों के लिए कोई ट्रीटमेंट? अब तो बहुत सारे ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, सर्जरी भी है ना। पर जनरली वो वापस आते हैं तो डाइटिशियन उनके साथ बैठ के उनको पॉइंट आउट करते हैं। जो लोग चेंज कर लेते हैं अपनी डाइट, दे कैन अगेन लूज, बिकॉज सर्जरी तो लाइफ लॉन्ग वर्क कर रही है। खाने की क्वांटिटी हमेशा के लिए कम है। जी। कम खाने से पेट भर जाएगा, पर आपने कम खाने में अगर ज़्यादा कैलोरीज लेने की कोशिश करी तो वेट गेन होता है, अदरवाइज नहीं होता। जी। इंश्योरेंस में कवर होती है? 100%। 100%। सारे पेशेंट्स जिनके पास मेडिक्लेम है फुल पेमेंट मिलता है। इसीलिए ये सर्जरी के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं इस कंट्री में मेडिसिन आने के बाद। जी। क्योंकि एक तरफ मेडिसिन है जिसका खर्चा साल का 2.5 से 3 लाख रुपए है, और एक तरफ सर्जरी है जो बिल्कुल फ्री है अंडर इंश्योरेंस। जी। तो आप 2.5 लाख रुपए साल खर्च करेंगे या कम्प्लीटली फ्री सर्जरी करेंगे, 10 साल में 25 लाख खर्च करेंगे, यहाँ 1 भी रुपया नहीं खर्च होता। सो सर्जरी इज द ओनली थिंग दैट इंश्योरेंस कवर्स इन ओबेसिटी मैनेजमेंट इज सर्जरी। ये आपको डाइटिशियन के पास भेजने के लिए कंसल्टेशन का भी पेमेंट नहीं करती, जिम ज्वाइन करने के लिए भी पेमेंट नहीं करती, मेडिसिन का भी पेमेंट नहीं करती, और बेरियाट्रिक सर्जरी का कवर करती है फॉर अ रीज़न, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर ओबेसिटी। तो उसमें कुछ रिकमेंडेशंस तो उनकी होती होंगी ना डॉक्टर्स? ऑब्वियसली क्राइटेरियाज हैं, क्राइटेरिया जो मीट आउट करते हैं, उन क्राइटेरिया के बाहर तो हम लोग भी ऑपरेशन नहीं करते, तो वो क्राइटेरिया हैं। आपका यंगेस्ट पेशेंट किस एज का रहा और ओल्डेस्ट? यंगेस्ट आई हैव डन इज 9 year old। 9 year old गर्ल। ये ब्रदर सिस्टर आए थे ओमान से, वो कवर भी हुआ था मीडिया में। तो बॉय वॉज 13 year old एंड ही वॉज सम 206 kgs, एंड गर्ल वॉज 9 year old, शी वॉज 155 kg। दोनों को ओमान गवर्नमेंट ने यहाँ भेजा था, हमने ऑपरेट किया था। एंड तो कम एज में क्या होता है, जब वेट ज़्यादा होता है तो जिस वक्त बॉडी की या बोन्स बढ़ रही होती हैं, अगर एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो बोन्स ऐसा राउंड हो जाती है। तो इन दोनों बच्चों की बोन्स राउंड हो गई थी, सो वी ऑपरेटेड दैम। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे, 13 साल की लड़की है, वो स्कूल नहीं जा रही है, बिकॉज स्टिग्मा इतना है कि बच्चे तो मजाक बनाते ही हैं, टीचर्स भी डेली मजाक बनाते थे कि भाई तुम क्या खा रही हो, अपना डिब्बा दिखाओ क्या लाई हो घर से।
पेरेंट्स भी नहीं समझते इन लोगों की प्रॉब्लम, वो भी बोलते हैं अरे कम खाया करो, एक्सरसाइज करा करो, जबकि वो 2-2 घंटे जिम जा रहे हैं बच्चे, एक्सरसाइज कर रहे हैं. सो फॉर देम इट्स अ लाइफ चेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि उनकी एजुकेशन नहीं हो पा रही. तो आप सोचिए उनकी लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयबिलिटी कितना बड़ा इशू है. और ओल्डेस्ट दैट आई हैव डन वाज अ 76-year-old जेंटलमैन. यहीं चैम्बूर के ही थे और वो डेली वॉक को जाते थे और सर्जरी कराने आए, और फैमिली का वही था कि बहुत एज हो गई है, क्या ज़रूरत है. और बोले डॉक्टर साहब मुझे तो सिर्फ ऐसा चाहिए कि मैं वॉक को जा सकूँ. अभी मैं वॉक को नहीं जा पाता हूँ, मेरी सांस फूल जाती है. तो मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे व्हील चेयर नहीं चाहिए. एंड वी ऑपरेटेड हिम. हमने उनको पूरा एग्जामिन किया, उनके हार्ट वगैरह सब एकदम परफेक्ट कंडीशन में थे. एंड ही इज सो हैप्पी अबाउट इट. तो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर. अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ, पूरे बेरियाट्रिक सर्जरी में पूरा फोकस जो है सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ पे होना चाहिए. वो तो आपने बताया कि किस तरीके से इतनी सारी बीमारियों को ख़त्म करता है, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है. आपके लिए तो आपका हर इंडिविजुअल पेशेंट वीआईपी है या फिर कैसे सेलिब्रिटी है, उस तरह से आप ट्रीट करते हैं. फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ केसेस आपके ऐसे जो कि बिल्कुल जैसे आपने अभी हमारे साथ शेयर किया ओमान वाला मामला, वैसे कुछ केस आप हमें बताएं जो आपको लगे वाकई ये करके मुझे खुद को बहुत सुकून मिला, अच्छा लगा ऐसे करके. बहुत से लोग हैं. जब हमने डायबिटीज सर्जरी शुरू करी, मैं आपको बताता हूँ, 2008 में स्टार्ट की थी. आई वाज द सेकंड सर्जन इन द कंट्री टू स्टार्ट डायबिटीज सर्जरी. तो एक पेशेंट आए, आई थिंक कतर से आए थे, इंडियन ही थे, एक मलयाली पेशेंट. और वो इंसुलिन पे थे एंड ही वाज अ बिल्डिंग सुपरवाइज़र, जो जैसे इंडिया से बहुत से लोग जाते हैं कंस्ट्रक्शन जॉब में मिडिल ईस्ट में. और उनके आईज़ में ब्लीडिंग हुआ और विज़न लॉस हो गया. तो वो ही बिकेम यूजलेस फॉर द कंस्ट्रक्शन कंपनी. उन्होंने कहा आप वापस इंडिया जाइए, पैक कर दिया. और जो एडल्ट ब्लाइंड होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम में होते हैं. जो बचपन से ब्लाइंड होता है उसको एक रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं, इधर टच करना है, टॉयलेट किधर है. एडल्ट को कोई रिफ्लेक्सेस है ही नहीं, और उनको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, उनके पेरेंट्स भी नहीं बचे, वो खुद ही पेरेंट है. तो वो आए, उन्होंने डायबिटीज़ के लिए सर्जरी कराई, डायबिटीज़ की सर्जरी करी, और 7वें-8वें दिन उनकी इंसुलिन बंद हो गई. एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग कि सर अगर मैं सर्जरी 2 साल पहले करा लेता तो मेरा जॉब बच जाता, मेरी आंखें नहीं जाती. इमोशनल मोमेंट फॉर डॉक्टर ऑल्सो, बिकॉज आप सोचिए एक आदमी जो हार्डली 47-48 ईयर्स का है, ब्लाइंड हो गया, जॉबलेस हो गया, उसको अपने घर भेज दिया गया, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली डूइंग नथिंग, dependent on his brothers and other people for day-to-day survival. तो एक ये बड़ा इमोशनल इशू था. और इसीलिए बेरियाट्रिक सर्जरी में अगर एक इंसान ने सर्जरी करा ली तो उसके फैमिली और फ्रेंड्स में कम से कम 5 लोग सर्जरी कराते हैं. और इस सर्जरी की स्ट्रेंथ यही है, इट्स नॉट अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट द बेनिफिट. जिसने इसका बेनिफिट देखा है दे विल नेवर गिव इट अप. दे वांट कि ये बेनिफिट औरों को पास हो. अब डायबिटीज़ की सर्जरी जब से हम करने लगे, पेशेंट्स आके बोलते हैं और लोग डायबिटीज़ की सर्जरी क्यों नहीं कराते, डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं कि सर्जरी नहीं करानी चाहिए, मीडिया में क्यों नहीं आता कि ये सर्जरी सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी है. क्योंकि जो लोग 15-15 साल से इंसुलिन ले रहे हैं और उनका HbA1c जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है उसके बाद भी 9, 10, 11 है, अब विद इन 3 months वो HbA1c 6 आ गया, 6.5 आ गया विदाउट मेडिसिन. सो दे ट्रीट इट एज अ मिरेकल. हम कोई मिरेकल नहीं कर रहे, वी आर डूइंग अ साइंस बेस्ड थेरेपी, बट देन it changes their life to such a great extent that they start believing that it's the most effective therapy, which scientifically I can establish. सर एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि हमने भी बात की कि वेट जब ज़्यादा होता है या मोटापा होता है तो उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फिजिकल. इमोशनली ये कितना बड़ा बैगेज है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी. तो जो इमोशनल या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं 2 तरह के होते हैं. जी. एक तो यह है कि एक बीमारी की तरह से,
और एक बीमारी की वजह से ओबेसिटी में ये दूसरा वाला ज़्यादा होता है। ओके। क्योंकि मोटापे की वजह से उस इंसान को जिसको मोटापा है, बहुत से लोग अलग अलग तरह से कमेंट करते हैं, जजमेंट पास करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बोला, फैमिली मेम्बर्स भी बोलते हैं कि भाई आप कहीं भी गए, लड़का हो या लड़की हो, कि अरे भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो और खाने का ध्यान रखो भाई, इसका जरा खाना ज़्यादा मत, आइसक्रीम ज़्यादा मत खिलाना। ऐसे एक बहुत स्मॉल सा कमेंट है, पर उस पर्सन के लिए इट हर्ट्स, क्योंकि वो कितना मेहनत कर रहा है वज़न कम करने के लिए, उसे पता ही नहीं है। तो इसकी वजह से इन लोगों में एक, जिनका वज़न ज़्यादा है, इनमें डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। और ये अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग्स, ये शादियों में नहीं जाना चाहते, ये बर्थडेज में जाना नहीं चाहते, दे वांट कि उन्हें कोई देखे नहीं। तो ये लोग इमोशनली बहुत लेबाइल हैं, बहुत ससेप्टेबल हैं, और ये एक बड़ा मुश्किल काम है। कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि कोई टीनेजर आया अपने पेरेंट्स के साथ और वज़न भी नहीं करना चाहता, बोले पेरेंट्स को बाहर भेजो, मैं वेइंग स्केल पे खड़ा नहीं होऊंगा। दैट रिफ्लेक्ट्स कि ये इमोशनली कितना हर्ट है अंदर से। और वज़न मेरे सामने कर लिया तो बोलता है मेरे मदर को नहीं बताना मेरा कितना वज़न है। कितना बड़ा एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें से ये लोग जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा है सोसाइटी में, और स्टिग्मा की वजह से ये इमोशनल इश्यूज बिल्टअप हो जाते हैं। उसको हैंडल करने के लिए सारे बेरियाट्रिक प्रोग्राम्स में एक काउंसलर होते हैं जो उनको ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद काउंसलिंग करते हैं, सो दैट दे रिमेन स्टेडी। तो आई थिंक दिस इज एंड आई डोंट ब्लेम द सोसाइटी, इट्स जस्ट अ अवेयरनेस क्रिएशन। जैसे जैसे अवेयरनेस होगी, लोग आगे वेल इन्फॉर्म्ड होंगे कि ये डिजीज़ है, इसके लिए आदमी जिम्मेदार नहीं है, देन पीपल विल अंडरस्टैंड। जी। अच्छा, ऐसे केस भी रहे होंगे जहाँ पे करियर पे या फिर पर्सनल रिलेशनशिप पे, मैरिड लाइफ पे, उस तरह का भी असर आपने देखा होगा बिकॉज ऑफ मोटापा? बहुत ज़्यादा, जी। बहुत ज़्यादा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिनाई हो जाती हैं, प्रमोशंस डिनाई हो जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जिस इंसान का वज़न ज़्यादा है वो शायद इतना वर्क कैपेबल नहीं है। शी वॉज डिनाइड अपॉर्चुनिटी बाय हर एजेंसी to travel outside, to take responsibilities outside. And then when she lost weight, suddenly she started getting those opportunities, getting promotion. And she came and she told, sir, this is because of my weight loss. I am the same person, मेरी वही qualification है, वही experience है, but just because how people perceive me, वो तो खुद को जानती थी वो capable है, पर लोग उसे मानते थे। क्योंकि जिसका वजन ज़्यादा है उसको स्लीप एपनिया है, वो दिन में बैठे बैठे सो जाता है। अगर वो बैठे बैठे सो जाता है तो उसको मानते हैं कि लेजी है। लेजी नहीं है, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और शी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। उसको हम ब्रांड कर देते हैं। तो एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रमोशंस एट ऑल द लेवल्स डिस्क्रिमिनेशन होता है ओबेसिटी पेशेंट के साथ। ग्रेट। सर, अभी आप बता रहे थे कि जब सर्जरी करते हैं तो सर्जरी में स्टमक के साइज़ को छोटा कर देते हैं, राइट? उसकी वजह से जो खाने की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। मान लीजिए कोई पहले 4 रोटी खाता है तो फिर वो 1 रोटी पे या आधी रोटी पे जो भी आपका सेट होगा उस पर आ जाता है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप डाइट ही कम कर दें, अपनी डाइट को इतना कम कर लें कि आपको? तो ये आधी कहानी है जी। आधी कहानी ये है कि जब हम ये सर्जरी करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है? बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं इंटेस्टाइन में, स्टमक और इंटेस्टाइन में। GLP-1, GIP, PYY, एमिलिन, अलग अलग नामों से अलग अलग बॉडी के पार्ट से हार्मोन बनते हैं। जब हम ये सर्जरी करते हैं तो ये हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से मेजर कंट्रीब्यूशन है वेट लॉस का। वो हार्मोन्स बनते हैं ब्रेन सेंटर पे। तो सर्जरी के बाद अगर मैं मेरी डाइटिशियन किसी पेशेंट को बोलते हैं कि भाई ये 1 कप सूप पी लीजिए, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं है,
अच्छा मैं सूप लूँगी, मेरे तो आधे सूप में पेट भर जाएगा। तो जो आधे सूप में पेट भर जाएगा वो तो इस वजह से है कि स्टमक की साइज़ छोटी है आधे कप में, और भूख नहीं है वो इस वजह से कि हार्मोनल चेंजेस हैं, और यही हार्मोनल्स के बेसिस पर नई दवाइयाँ आ रही हैं। पर ये हार्मोनल चेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसकी वजह से डायबिटीज़ ठीक होती है। हमने आपको बताया कि 3 महीने में शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है, इंसुलिन 1 हफ्ते में बंद हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस वज़न कम होने से पहले हो जाते हैं। वज़न कम होने में तो 6 महीने लगते हैं, पर हार्मोन चेंज तो अभी सर्जरी हुई अगले दिन तक हार्मोनल चेंज हो जाते हैं। तो उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, उनके कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज हार्मोनल चेंजेस। सो मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि अगर हम कम खाना खाएंगे तो सेम बेनिफिट मिलेगा सर्जरी जैसा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देयर कैन नॉट बी अ मैच ऑफ सर्जरी बिकॉज हार्मोनल चेंजेस आर जस्ट नॉट पॉसिबल विदाउट दैट। अच्छा, अगर हम सिर्फ डायबिटीज़ की बात करें तो ये सिर्फ डायबिटीज़ में असरदार है, बाकी प्रॉब्लम में भी है, और सारे डायबिटीज़ में या किसी खास डायबिटीज़ कैटेगरी में? तो देखिए, सर्जरी एक ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं कि सर्जरी सबको करानी है या सबसे बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। पहली बात तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है। जिनको बचपन से डायबिटीज़ होती है, उनमें इंसुलिन बनती नहीं है, तो वो तो एक अलग कैटेगरी है, उनमें नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स में डेफिनेटली द मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी इज डाइट, एक्सरसाइज एंड देन मेडिसिन। पर अगर इन तीनों चीज़ों से किसी की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, देन सर्जरी को भी एक ऑप्शन मानना चाहिए और सर्जरी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्टिव थेरेपीज जस्ट लाइक डाइट एंड मेडिसिन। आई मस्ट से कि इट्स आई ओपनिंग सेशन, बिकॉज बहुत सारे मिथ्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस थी जिनके बारे में नहीं थी। आपने बहुत अच्छे से बताया किस तरीके से किस कैटेगरी का वेट है, कब तक आप खुद मैनेज कर सकते हैं, कब तक आप डाइट और एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं, और कब आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और जब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तब किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर रमन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, उसमें जब किसी को ये वाला ओबेसिटी वाले प्रॉब्लम होती है तो वो उनको काउंसलिंग भी करते हैं, उनको ट्रीट भी करते हैं, मेडिसिन के साथ साथ डाइट भी सजेस्ट करते हैं। तो इट्स ओवरऑल पैकेज आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, आपको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।